कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम का विषय है शरद ऋतु में लगाए जाने वाले फल बागीचों का रेखाक्रम स्थापना और प्रबंधन। और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उप निदेशक उद्यान जिला शिमला डॉक्टर देशराज शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज का जैसे विषय है हमारा, इसमें दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि भाई किस तरह से फल बागीचों का रेखाक्रम स्थापना हम करनी चाहिए और कैसे प्रबंधन होगा। लेकिन एक सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लग रहा है कि ये जो फलदार बात जब भी होती है, पौधों की बात होती है, वैसे भी कोई बात होती है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये बागवानी का उद्देश्य क्या है? वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में फलों का विशेष महत्व है जी। ये अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में भी देखें तो उन्होंने एक व्यक्ति के लिए फल और सब्जियां एक दिन में 400 ग्राम का निर्धारण किया है जी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और उसको भी वो कहते हैं कि 80-80 ग्राम 5 बार हम अपना दिन का रूटीन है हमारा, उसमें हम उसको लें, जिससे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। आज अगर हम इस कोविड-19 के मौके पर देखें, इन चुनौतियों में देखें, तो हमारी जो इम्यूनिटी है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार का एक प्रबंधन करना अपने खाने में बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने 2030 तक ये रखा है कि सभी लोगों का भोजन तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसमें क्वालिटी आए और उसमें पोषण सुरक्षा उनकी सुनिश्चित हो। तो फल विशेष रूप से जो पोषण सुरक्षा के उद्देश्य को है उसको पूरा करते हैं जी। अब हम आ जाते हैं कि फलदार पौधों का बागवानी में किस उद्देश्य के लिए जी की जानी चाहिए। तो हमारे बागवान भाई फलदार पौधों को मुख्य 2 उद्देश्य के लिए लगाते हैं। एक, यदि उनके पास अपनी पर्याप्त भूमि है तो वो अपने पोषण सुरक्षा के लिए, अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए उनको तैयार करते हैं। और दूसरा, यदि हमारे पास भूमि बहुत ज़्यादा है और हम उस पर इस प्रकार से पौधों को लगाएं, अपने स्थान परिस्थितियों को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए, कि वो आगे जाकर आजीविका का साधन बने जी। और उससे बागवान भाइयों की आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर हैं 2800-177, दूसरा टेलीफोन नंबर है 2800-178। तो इस कार्यक्रम में जुड़िए। और आज के इस कार्यक्रम का विषय है शरद ऋतु में लगाए जाने वाले फल बागीचों का रेखाक्रम करके स्थापना और प्रबंधन। अब अगली जानकारी के लिए डॉक्टर देशराज शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि शरद ऋतु में कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं? वास्तव में अगर हम देखें जी तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक जो वर्षा ऋतु में लगते हैं, वो प्राय सदाबहार पौधे होते हैं। वो आम, संतरा वर्ग के हो गए, अमरूद हो गए, इस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं जी। और अगर हम विशेष रूप से अपने हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हैं तो ये यहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जी लगभग 3000 फुट से ऊपर की ऊंचाई के स्थानों में हम उन पौधों को लगाते हैं जिनके पत्ते सर्दियों में गिर जाते हैं, जिन्हें पर्णपाती पौधे कहते हैं। और ये सुसुप्त अवस्था में, दूसरी तरफ से कहें तो ये एक किस्म से सर्दियों में सो जाते हैं जी। और हम इन पौधों का चयन कर इन पौधों का ही रोपण हम शरद ऋतु में करते हैं, जिसमें विशेष रूप से आप देखते हैं तो सेब, आड़ू, खुमानी, पल्लम और कीवी, इस प्रकार से अमरूद, कीवी और नेक्ट्रीन, इस प्रकार के फलदार पौधों का हम रोपण विशेष रूप से सर्दियों में करते हैं जी। तो हम अभी भी तमाम अपने इस कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको कहना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 2800-177, दूसरा टेलीफोन नंबर है 2800
000178 पर संपर्क कर सकते हैं। और विषय है शरद ऋतु में लगाए जाने वाले फल बागीचों का रेखाक्रम स्थापना और प्रबंधन। यदि नए बगीचे लगाए जाते हैं तो किसान भाई बहन किन किन बातों का मुख्य ख्याल उन्हें रखना चाहिए? बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने। और वास्तव में जब हम नए बगीचे लगाने के लिए जाते हैं जी, तो विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा अपने बागवान भाई बहनों से कि वो सर्वप्रथम अपना नज़दीक का जो भी बागवानी विभाग का कार्यालय है जी, वहाँ पर संपर्क करें और वहाँ पर जाकर जो विभाग द्वारा चलाई जा रही इससे संबंधित योजनाएं हैं उसकी जानकारी लें, एक चीज़। दूसरा, उन्होंने ये भी निर्णय करना है कि उनका जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के फलदार पौधों के लिए, किस प्रजाति के लिए उपयुक्त है, और एक उनका जो ज़मीन है वो कितनी उनके पास उपलब्ध है जी, उसके अनुसार वो चयन कर सकते हैं। तो वहाँ बैठकर वो एक योजना बना सकते हैं कि हमारी ये जो ज़मीन है ये इस प्रकार की है, यहाँ पर हम सेब लगाना चाहते हैं, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, पलम, कीवी, कुछ भी अपने साधनों को देखते हुए वो इस प्रकार का चयन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि बगीचे जहाँ उन्होंने लगाना है उसकी जो मृदा है उसका परीक्षण होना अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो वो ये भी आप अपने दिमाग में रखें कि जहाँ उन्होंने पौधे लगाने हैं उस मृदा का परीक्षण पौधे लगाने से पहले अगर वो कर लें तो अति आवश्यक होगा जी। और जो चौथी चीज़ है कि जब वो वहाँ बागवानी विभाग पे जाएंगे या वहाँ पर अपने विचारों को रखेंगे और अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो वो जो पौधे हमने व्यावसायिक रूप से लगाने हैं विशेष रूप से जी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने उन पौधों का प्रबंध करना है और वहाँ पर उन विषय विशेषज्ञों के साथ, उद्यान विकास अधिकारी के साथ वो अपना विचार विमर्श करके कि हमने आपके क्षेत्र के लिए कौन से पौधे, कौन सी प्रजाति उपयुक्त है उसको लगाने का हम निर्णय लें जी। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। इन बातों का जो है वो किसान भाई बहन ख्याल भी रखते हैं और जब भी जो अनुभवी लोग हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो मतलब विशेषज्ञ हैं मौके मौके पर उनको हिदायत देते रहते हैं कि किस तरह से कार्य को करना है। लेकिन जहाँ तक बात है कि नए बागीचे जो है लगाने के लिए सर्वप्रथम क्या क्या कार्य किए जाते हैं? विशेष रूप से जब भी हमारे बागवान भाई जाते हैं जी, तो प्रायः इस प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए कि हम अभी आज पौधे लिए और लगा दिए। उसमें हम एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें जी। और अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो बगीचा अच्छा लगेगा। तो सर्वप्रथम जो भूमि है जिस प्रकार जहाँ पर हमने पौधे लगाने हैं तो उस भूमि का चयन करके अपने विशेषज्ञों को दिखा के और उसकी प्रजाति का निर्धारण करके सर्वप्रथम अगर वो भूमि समतल है तो उसमें कोई ज़्यादा कार्य नहीं है, झाड़ियाँ हैं, दूसरे प्रकार के पेड़ हैं, उनको सबको निकाल के उस भूमि को बगीचे के योग्य बना लें। यदि उस भूमि में वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर आपने खेत बनाने हैं तो वो वाला कार्य भी वो पहले कर लें उस जिसमें हमने वहाँ पौधे लगाने हैं जी। और यदि हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास भूमि बहुत अच्छी है और हमने या उसको ठीक कर लिया है, अब हमने इसमें पौधरोपण का कार्य शुरू करना है तो सर्वप्रथम उसमें पौधों का एक लेआउट बनेगा और वो उसके हिसाब से लगेंगे और उसमें गड्ढे किए जाएंगे जी। जो गड्ढे हैं वो हमारे विभाग द्वारा सिफारिश की गई है कि 3 बाई 3 फुट के, यानी कि 3 फुट लंबे, 3 फुट चौड़े, 3 फुट गहरे गड्ढे होने आवश्यक हैं। उन गड्ढों को क्योंकि ये श्रमिक का कार्य है और श्रम से भरा हुआ कार्य है तो इसलिए पौधे लगाने से लगभग 1 महीना पूर्व इस योजना को बना लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका प्रारूप तैयार होना चाहिए जी। और जब हमने गड्ढे करने हैं तो अगर हमने 50 या 100 जितने भी गड्ढे करने हैं हम एक अपने चीज़ अपना लें कि हमने ऊपर की आधी मिट्टी राइट हैंड साइड में और नीचे की आधी मिट्टी लेफ्ट हैंड साइड में सभी गड्ढों की ऐसी ही रखनी है। और अगर ये गड्ढे 1 महीने तक खुले रहते हैं, 1-1.5 महीने तक, तो उसमें धूप लगती है, बारिश होती है तो उसमें जो बीमारियों के कीटाणु हैं
कीड़े इत्यादि हैं, तो वो उनका भी उसमें उनको भी रोका जा सकता है और उनका नियंत्रण हो जाता है। बिल्कुल। और उसके पश्चात जब आपने गड्ढे ये कर लिए हैं, अब आपका दूसरा काम है कि जो नीचे की आपने मिट्टी लेफ्ट हैंड साइड में रखी है और ऊपर वाली राइट हैंड साइड में रखी हुई है, तो राइट हैंड साइड वाली मिट्टी में लगभग जो दाएं हाथ की तरफ की मिट्टी रखी हुई है उसमें 30 किलो के आसपास गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद जी मिलाकर वो नीचे डालनी है। यदि आपके पास केंचुआ खाद है तो 5 से 6 गुना कम करनी है, वो नहीं उतनी डालनी है। अच्छा। अन्यथा वो पौधे के लिए हानिकारक होगी। बिल्कुल। तो इसका विशेष ध्यान रखें। वो 5 किलो के आसपास पर्याप्त है। अगर केंचुए की अच्छी खाद है तो उसको मिलाएं, उसमें सुपर फॉस्फेट मिला सकते हैं जी। और अगर गांव में हमारे किसान भाइयों के पास चूल्हे की राख है तो वो कुछ उसमें उसको भी मिला सकते हैं। वो भी बीमारियों को और कीटों को रोकने का काम करती है। उसको अच्छे से मिलाकर नीचे डाल दें जी। और उसके ऊपर जो ऊपर वाली मिट्टी है उससे गड्ढों को जैसे मैंने आपको बताया 1-1.5 में भर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक अति महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि भूमि का मृदा परीक्षण होना अति आवश्यक है। नए बगीचों के लिए एक FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो बनेगी, प्राथमिक सूचना उसके मृदा निरीक्षण की, वो उसके लिए जब गड्ढे किए हैं सबसे उपयुक्त समय है। अच्छा। उसमें क्या करना है बागवान भाइयों ने कि जो अपने गड्ढे बनाए हुए हैं किए हुए हैं उसमें से कुछ गड्ढों को का वो चयन कर लेंगे। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बीच में जो मैंने दिखाया है जी, अगर आप कैमरामैन इस पे फोकस करेंगे इसमें, तो बीच की लाइन को छोड़ के जी, अगर बीच की लाइन को छोड़ के और जैसे जेड शेप जिग जैग बनी हुई है ऐसे गड्ढों का चयन कर लें, साइड के गड्ढे छोड़ दें और इन गड्ढों में से हमारे बागवान भाई 0 से 30 सेंटीमीटर की मिट्टी को इन 7-8 गड्ढों को एक तरफ ले लें जी। फिर 30 से 60 सेंटीमीटर की मिट्टी को एक तरफ ले लें फिर 60 से 90 सेंटीमीटर वाली मिट्टी को तीन ढेरियां बना लें जी। तो इन बीच में चयन किए गए गड्ढों में से इन मिट्टी को एक तरफ रख लें और थोड़ी थोड़ी मिट्टी सभी गड्ढों से लेकर फिर उसमें उन गड्ढों 3 ढेरियां बना लें। उन 3 ढेरियों को फिर फैलाकर जी वर्गाकार बना लें और उसके 4 भाग करें, 3 भाग एक तरफ और 1 भाग एक तरफ। अब उस 1 भाग तब तक वो 4 भाग बनाते रहें कि जब तक उनके पास आधा किलो मिट्टी ना बच जाए। वो एक किस्म की जो 0 से 30 है उसको 1 नंबर दे दें, जो 30 से 60 वाली है ऐसी उसमें भी दोहराएं और 60 से 90, तो ये 3 उनके पास सैंपल बन जाएंगे। ये इसको मैं FIR कह रहा हूं कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ सॉइल टेस्टिंग आ जाएगी जी। ये जो नमूने लिए हुए हैं मिट्टी के 3 नमूने, इन नमूनों का मृदा प्रयोगशाला में ले जाएं और परीक्षण करा लें। ये उनके आगे के लिए बगीचे के प्रबंधन के लिए बहुत ही सहायक होगी और ये बताएगी कि आगे जो अभी उनके बगीचे की मिट्टी का किस प्रकार का व्यवहार है और आने वाले समय में उसका कैसा व्यवहार रहेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर देशराज शर्मा जी आप तमाम किसान बागवान भाई बहनों को दिला रहे हैं और हम तमाम आप सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके लिए हमारा जो टेलीफोन नंबर है 2800-177 और 2800-178 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न होगा वो हम आज के विशेषज्ञ से उसकी जो भी जानकारी है वो आप तक मुहैया करवाने का प्रयास करेंगे। साथ में जो अगली बात आती है डॉक्टर साहब की ये जो रेखाक्रम लेआउट है ये क्या है? वास्तव में जो बगीचे की एक ये आधारशिला है जी। हमने बगीचे को किस प्रकार से लगाना है ये हमारी जमीन और उस जमीन में लगाए जाने वाले पौधे और विधि पर निर्भर करता है। यदि मैं दिखाऊं जी तो अगर हम वर्गाकार विधि से लगाते हैं तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर है। लेकिन हमने आयताकार में लगाना है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा होगी और उस पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी कम होगी जी। और
वास्तव में जो हम अपने यहाँ पहाड़ों में लगाते हैं वो ढलानदार जमीन होने की वजह से ज्यादातर हम उसको कंटूर पे लगाते हैं। अगर आप देखेंगे इस कंटूर में अगर पहाड़ी में लगाने हैं तो उसके साथ एक समानांतर रेखा चलती है और उससे इसको लगाने में यही पौधे लगाते हैं। इसके दो मुख्य कारण है, एक कि जो पौधे हैं वो लगाने के लिए आपको ज्यादा जमीन को समतल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और दूसरा कि जो मृदा का इरोजन होता है, क्षरण होता है या बारिश में कुछ में, वो मृदा वहां से नहीं आगे बहती है और जो जमीन है, मिट्टी है, वो बनी रहती है। और इस प्रकार से हम उन पौधों को उनकी पर्याप्त दूरी पर प्रबंधन लगाने का कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रेखाक्रम आपने समझाया है। इसके बाद जो एक बात सामने आती है कि जब रोपण हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है? पौधे का आपने रोपण कर लिया, वास्तव में ये देखा गया है कि बागवान भाई पौधे लगा लेते हैं जी, और लगाने के पश्चात जो जिन्हें तकनीकी जानकारी होती है वो तो उसका अच्छे से देखभाल कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गड्ढा कर लिया है तो गड्ढे में वो मिट्टी भर दी है, वो मिट्टी गड्ढे में ऊपर आ जाती है और बारिश होती है तो नीचे बैठती है, फिर उसमें कुछ थोड़ी सी मिट्टी और मिला के उसको ऊपर उठा लेते हैं। और सबसे पहले उसके बीच में जब तक पौधे नहीं लगाए हैं तो बीच में सेंटर में उसमें एक लकड़ी की अगर 1.5-2 फुट के अगर आप बना सकते हैं डंडे तो वो बीच में लगा दिए, क्योंकि वो सेंटर रहता है। अगर आपने 1-1.5 महीना 2 महीने पहले गड्ढे किए, सीधा रहेगा। 2 महीने पहले गड्ढे किए हैं और फिर उसके बाद भर दिए हैं तो कई बार घास जम जाती है और ये आइडिया नहीं रहता है कि गड्ढे का सेंटर कहाँ है। हमने पौधा लगाना है बिल्कुल सेंटर में जी। अब दूसरी चीज है कि जो अब लगाती बारी हमने क्या ध्यान रखना है, और विशेष रूप से हमने ये ध्यान रखना है कि जो पौधा हमने नर्सरी से निकाला है और वो मिट्टी में जितना दबा था उतना ही दबा होना चाहिए। अब आपने जहाँ गड्ढा किया है और सेंटर में आपने एक लकड़ी लगाई है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उसका सेंटर कि मध्य उसका कहाँ है। उस मध्य को खोद के और पौधे के अनुसार उसको निकाल के फिर ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उसको उतना ही दबाना है। अब प्रश्न उठता है कि हम उसको उतना क्यों दबाते हैं? क्योंकि जो वहां से वो पौधा हमने लिया है नर्सरी से वो पौधा उतना ही दबा था मिट्टी में, उसका स्वभाव वैसा ही बन गया। बिल्कुल। इसलिए उसको मिट्टी में उतना ही दबाया जाए और अच्छे से पैरों से दबा के और उसको पानी से सिंचाई कर देनी है। और ये विशेष ध्यान रखना है कि उसकी जो कलम है जी वो पौधे में मिट्टी में नहीं दबनी चाहिए। प्राय ये देखा गया है कि पौधा लगा देते हो कलम भी नीचे दब जाती है और फिर पौधे चलते नहीं है, सूख जाते हैं जी। मैं चाहूंगा कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ जी जी जी। मैं कैमरामैन अगर यहाँ फोकस करेंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो अगर हम पौधे को दबाते हैं जी, अगर कलम नीचे दब जाएगी तो वो गलत हो जाता है। अब उसमें क्या है कि अगर कलम नीचे दबी है, जहां उसकी कलम है वहां पर फिर जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं जी। और ये बीमारी का घर बन जाता है और पौधे आगे नहीं चलते हैं। तो विशेष रूप से ये वाले और ये जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रहने चाहिए। यदि कोई पौधा हमारे बागवान भाइयों ने लगा दिए हैं और जमीन 3 साल से छोटे हैं और नीचे दबे हुए हैं तो अभी सर्दियों में उनके पास समय है इस गलती को सुधारने का कि उसको निकालें और उसको मिट्टी से खोद के बाहर निकालें और उस कलम को ऊपर रखें और 10 से 15 सेंटीमीटर, और जिससे कि वो पौधे आगे के लिए स्वस्थ पौधे बन सकें। बहुत अच्छी जानकारी आप तमाम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अगर हम क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, सिधाई और कांट छांट की बात करें तो किस तरह से इसको समझाएंगे? सिधाई और कांट छांट सभी पौधों, फलदार पौधों के लिए अति आवश्यक है। सिधाई का मतलब है ट्रेनिंग, हमने उसको ट्रेन करना है, हमने उसकी शाखाएं कैसे बनानी है। उसकी शाखाएं इस प्रकार से बननी चाहिए कि वो अधिक से अधिक उसमें धूप आए और फल लगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जमीन से 60 सेंटीमीटर से ऊपर ही शाखाएं लेंगे, उसके नीचे की जो शाखाएं आएंगी, अंकुर आएंगे, वो हमने निकाल देने हैं। और ये लगाते ही हमें हर हफ्ते में एक बार अपने पौधों का निरीक्षण करना है कि जो भी कलम से नीचे अंकुर निकलते हैं वो निकाल देने हैं और 60 सेंटीमीटर से ऊपर ही
शाखाओं को 10 से 15-15 सेंटीमीटर पे लेना है, और जो भी विधि हमने अपनानी है उस विधि के अनुसार उनको रखना है। उसमें ऊपर को 4-5 शाखाएं लेनी हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर देशराज जी, तमाम हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।